इन टॉपिक्स में से आज हम लोग देखेंगे। जो टॉपिक्स है वो है चारों तरह की एसी। पहले हम लोग देखेंगे कौन कौन सी चारों तरह की एसी है। एक है विंडो एसी, एक है कार एसी, एक है अपनी स्प्लिट एसी और एक है सेंट्रल एसी। ठीक है, तो एसी के बारे में जानने में मज़ा आने वाला है आज, क्योंकि आज हम लोग देखेंगे कि एसी का काम किस तरह से वो वर्क करता है, ये सब देखेंगे। और साथ ही एक चीज़ और देखेंगे, बाईपास फैक्टर। ठीक है, फिर उसके बाद अगर शाम तक या कल तक अगर पूरा एकदम मतलब कोशिश करेंगे कंप्लीट करने की। ठीक है, ये वाला चैप्टर पूरा। अब हम लोग बात करते हैं विंडो एसी की। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि विंडो एसी में कौन कौन से कंपोनेंट लगे, क्या क्या चीज़ लगी है, विंडो एसी में क्या क्या चीज़ होती है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम लोग ने एक विंडो एसी खोल के जब देखते हैं तो उसमें होता है कंप्रेशर, फिर क्या होता है, कंडेंसर होता है, फिर होता है उसके बाद उसमें एक स्टेनर, फिर क्या है, कैपिलरी ट्यूब होगी उसमें, उसमें इवेपोरेटर होगा, और क्या होगा, एक ब्लोवर होगा, और एक मोटर होगा, और एक फ़ैन होगा। ये हो गए हम लोग का मतलब कंपोनेंट कौन कौन से थे एसी के। ठीक, अब ये कंपोनेंट्स के काम देखते हैं, यानी कि इन चीज़ों के क्या क्या काम है। ठीक है, तो पहला कंप्रेसर। कंप्रेसर तो हम लोग जानते हैं, कंप्रेसर में काम क्या है कि कोई भी गैस का प्रेशर या और टेम्परेचर को बढ़ा देना। ठीक है, किसी भी चीज़ का प्रेशर या टेम्परेचर हम लोग को अगर बढ़ाना है तो हम लोग कंप्रेसर का यूज़ करते हैं। तो कंप्रेसर से क्या हुई, जो अंदर लिक्विड या गैस आई उसका टेम्परेचर और प्रेशर क्या हो गया, बढ़ गया। ठीक, गैस का प्रेशर और टेम्परेचर बढ़ गया। फिर ये गई कंडेंसर में। कंडेंसर में क्या हुआ, उसका जो प्रेशर था वही था, लेकिन कंडेंस यानी कि ठंडा करने की वजह से उसके अंदर की जो लेटेंट हीट थी, गुप्त ऊष्मा, जो कि मैंने बताया था पहले, गुप्त ऊष्मा का क्या काम होता है कि वो फेस चेंज करने का काम करते हैं, जैसे सॉलिड से लिक्विड या लिक्विड से सॉलिड। ठीक है, या लिक्विड से गैस, गैस से लिक्विड। ठीक, तो यहाँ पे क्या हुआ, गैस जो गई थी वो लिक्विड में पूरी तरह से चेंज हो जाएगी। यानी कि जो लिक्विड हम लोग की जो गैस हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर की गई थी, वह कंडेंसर में जाके हाई प्रेशर की और लेटे यानी कि लिक्विड बन गई। अब जो हाई प्रेशर की लिक्विड बनी, अब वो जाएगी सस्टेनर में। सस्टेनर का मेन काम क्या है कि सस्टेनर जो है उसके अंदर अगर मान लो कोई भी गैस का पार्टिकल बचा हो, ठीक है, अगर हम लोग ने पूरा तरह से लिक्विड तो बना दिया लेकिन उसमें कुछ हो सकता है गैस के पार्टिकल हो, तो उसको वो अलग कर लेगा। फिर जो लिक्विड केबल है उसी को फिर आगे भेजता है, फिर कैपिलरी में जाती है। कैपिलरी का क्या काम है, प्रेशर और टेम्परेचर को बहुत ज़्यादा गिरा देना। यानी कि जो कैपिलरी का हम लोग यूज़ करते हैं वो टेम्परेचर और प्रेशर दोनों को डिक्रीज़ करने के लिए। तो यहाँ जाके मेन एकदम ठंडी हो गई। अब जो गए वो हो गई थी लिक्विड, वो एकदम ठंडी हो गई। फिर अब जो एकदम ठंडी लिक्विड है लो प्रेशर और लो टेम्परेचर की, वो जाती है किसमें, इवोपरेटर में। इवोपरेटर में क्या होता है कि हम लोग जानते हैं इवोपरेटर का क्या काम है कि अंदर की जो गर्मी है उसको खींचना। तो जब अंदर की गर्मी, अगर रिफ्रिजरेंट जो है हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो अगर अंदर की गर्मी खींचेगा तो क्या होगा उससे कि जो मतलब कि अंदर की जब गर्मी खींचा तो लिक्विड जो थी वो गैस में चेंज हो जाएगी रेफ्रिजरेंट में। यानी कि अंदर की पूरी वहाँ की लेटेंट हीट यूँ समझ लो ले लिया। अब लेटेंट हीट ले लिया तो लिक्विड से गैस में चेंज हो गया फिर से। ठीक है, तो अब ये जो गैस में चेंज हो गया, फिर ये जब जाएगा आगे तो ये लो प्रेशर की और गैस बन जाएगी। ठीक है, फिर ये जो लो प्रेशर की गैस जाती है फिर कंप्रेशन में, फिर वो ये प्रोसेस रिपीट की, उसमें टेम्परेचर और प्रेशर बढ़ता है। इसी तरह से पूरा प्रोसेस होता है। ठीक, तो इसमें हम लोग ने देखा कि कंडेंसर में क्या काम हो रहा है कि लेटेंट हीट यानी कि गुप्त उसमें निकल रही है जिससे गैस लिक्विड में चेंज हो रहा है, और इवापोरेटर में हमने देखा है कि लिक्विड गैस में चेंज हो रहा है। ठीक है, मेन यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो कंडेंसर में क्या हो रहा है कि जो हीट है वो हम लोग दे रहे कि ले रहे। ठीक, और इवापोरेटर में दे रहे हैं कि ले रहे। अगर हम लोग कंडेंसर में देखेंगे तो हीट हम लोग क्या कर रहे हैं, ले रहे हैं कि दे रहे हैं, सोचो, दे रहे हीट। ठीक है, जिससे हीट अगर हम लोग बाहर निकाल दे रहे हैं, ठीक, बाहर निकालने की वजह से जो लिक्विड थी वो क्या हो गई, मतलब जो गैस थी वो क्या हो गई, लिक्विड में चेंज हो गई, यानी कि ठंडी हो गई। ठंडी कब होती है, जब हीट को निकाला जाता है। ठीक, तो वहाँ निकल गई। अब इवापोरेटर में क्या काम हो रहा है, हीट हम लोग ले रहे कि दे रहे, जाहिर सी बात है हीट हम लोग ले रहे, यानी कि जो लिक्विड थी वो क्या हो गई, गैस में चेंज हो गई। ठीक है, तो इस तरह से ये काम हो गया। अब ये चलो ये तो हो गया कि किस तरह काम करता है, लेकिन अब हम लोग देखेंगे एसी में जब हम लोग खड़े होते हैं सामने तो वो एक ठंडी ठंडी हवा फेंकता है ना। तो ठंडी ठंडी हवा कैसे फेंकता है, तो इसमें मेन काम क्या है, ये जो ब्लोअर लगा है, मोटर लगा है, ये सबका काम क्या है,
इसको आप देखते हैं। ठीक, तो जो ब्लोअर लगा होता है वो हम लोग देखते हैं वो ऑपरेटर के ठीक पीछे लगा है, यानी कि ये जो ब्लोअर का मेन काम जो है वो एयर को खींचना है किसकी तरफ से, इवॉपरेटर से पास होती हुई, यानी कि जो भी एयर है उसको इवॉपरेटर से के पार करवा के खींचना है। ठीक, बीच में इवॉपरेटर लगा है जिससे एयर होके आएगी, जिससे एयर जो आएगी अंदर वो ठंडी होते जाएगी, मतलब जितना इवॉपरेटर में आएगी अपनी गर्मी सारी की सारी उसमें देगी क्या, रेफ्रिजरेंट को, जिससे रेफ्रिजरेंट जो लिक्विड था वो गैस में बदली हो गया। ठीक है, और जो मतलब गैस थी, एयर थी, वो क्या हो गई, ठंडी हो गई। अब जो ठंडी एयर है वो ब्लोअर उठा के वापस उसको फेंक देगा कमरे में वापस, तो जिसकी वजह से हम लोग जब एसी के सामने खड़े होते हैं तो हम लोग ठंडी ठंडी जो हवा महसूस होती है वो बस खाली अंदर वाली गर्मी खींचता है, उसके बाद बाहर वही वाली फेंक देता है। कुल मिला के बस खाली खींचो और फेंको वाला काम हो रहा है यहाँ पे। फिर हम लोग देखते हैं ब्लोअर के आगे एक मोटर लगा है और एक फैन लगा, वो सारे की सारी एक ये शाफ्ट से जुड़ी होती है सब कुछ। ठीक है, तो ये मोटर का मेन काम क्या है, मोटर जब वो रोटेट नाचता है मोटर, ठीक है, जब रोटेट करता है घूमता है तो मोटर के फ़ैन की वजह से जो हवा निकलती है वो कंडेंसर को ठंडा करने के लिए काम आती है। ठीक है, कंडेंसर क्योंकि ठंडा होता है यानी कि गर्मी बाहर, तो जो गर्म हवा है वो पीछे से बाहर फेंक देता है और अंदर ठंडी ठंडी हवा हम लोग को आने लगती है। तो मेन काम यही है, और जो डॉटेड लाइन लगी है ये दोनों के ब्लोअर और मोटर के बीच में एक इंसुलेटेड वॉल लगी होती है, ये समझ लो। ठीक है, तो ये हो गया विंडो एसी किस तरह काम करती है। ठीक है, अब हम समझते हैं स्प्लिट एसी को। ठीक है, तो स्प्लिट एसी भी में ये मेन जो कंपोनेंट है सब वही रहते हैं, जैसे ब्लोअर हो गया, इवोपरेटर हो गया, कंडेंसर हो गया, कंप्रेसर हो गया, कैपिलरी ट्यूब हो गई, ये सब चीज़ मेन काम वही है। ठीक है, तो अब इसमें किस तरह से काम होता है, इसके वर्किंग प्रिंसिपल को हम लोग समझते हैं किस तरह से इसमें भी काम होता है। मेन काम इसका जो है वो भी उसी तरह है, उसी तरह रेफ्रिजरेटर वगैरह हम लोग पढ़ेंगे जब चैप्टर, तो उसमें भी मेन सारे काम यही एक ही रहता है, बाकी बस खाली हल्का हल्का चेंज करके अलग अलग तरह से हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, तो अब स्प्लिट एसी अभी हम लोग ने देखा था विंडो एसी को, अब हम लोग देखते हैं स्प्लिट एसी में क्या है। ठीक है, तो फिर हम लोग वहीं कंप्रेसर से चालू करते हैं। ठीक है, तो मैं कहाँ प्रेशर बढ़ रहा है कहाँ नहीं बढ़ रहा है वो मैं डायरेक्ट मुँह से बोल के बता दे रहा हूँ। ठीक है, जैसे कंप्रेसर से निकलेगा तो जाहिर सी बात है उसका टेम्परेचर और प्रेशर बढ़ा होगा और वो गैस फॉर्म में होगा, है ना, गैस फॉर्म में टेम्परेचर और प्रेशर बड़ा होगा पहले ही कंप्रेसर से। अब हम लोग जाएंगे कंडेंसर में, जहाँ पे क्या होगा वो ठंडा होकर लिक्विड में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो वो लेकिन उसका प्रेशर जो है और टेम्परेचर भी हाई रहेगा लेकिन वो लिक्विड में होगा। ठीक है, ठंडा क्योंकि हो गया, उसके अंदर की जो गुप्त ऊष्मा है वो निकल गई, लेटेंट हीट जो निकल गई, जिसकी वजह से वो गैस से लिक्विड फेस में आ गया। ठीक, फिर अब जो लिक्विड में आया है वो जाएगा सीधे कैपिलरी ट्यूब में, वहाँ पे क्या होगा उसका प्रेशर और टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा गिर जाएगा, यानी कि बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। कम होने के बाद क्या होगा कि वो जाएगा किसमें, इवॉपरेटर में। इवॉपरेटर का क्या काम है, ठीक है, इवॉपरेटर का काम है कि मतलब जो भी रूम की है या कोई भी जगह है जहाँ को हम जिसे हमें ठंडा करना है तो वहाँ की वो गर्मी खींच लेता है। ठीक, तो क्योंकि वहाँ पे एक ब्लोअर हम लोग देख रहे लगा है, ब्लोअर क्या काम करेगा, खींचने का हवा, हवा जब खींचेगा उसकी तो जितनी गर्म हवा है वो अंदर आके ठंडी होगी, तो उसके अंदर की यानी कि जो हवा आई वो ठंडी हुई और उसके बाद ठंडी होकर ब्लोअर से बाहर वापस गई ठंडी हवा। ठीक है, तो जब अंदर आई तो उसके अंदर गर्म हवा थी, वो गर्म हवा कहाँ गई, वो गर्म हवा जाएगी अपने इवॉपरेटर में, यानी कि वहाँ पे जो लिक्विड रेफ्रिजरेंट के पास जब जाएगी तो वो इवॉपरेट यानी कि भाप मतलब कि गैस फॉर्म में चेंज हो जाएगा। ठीक है, मतलब फिर से कि जो हम लोग कैपिलरी ट्यूब से लिक्विड रेफ्रिजरेंट ठंडी होके गई, उसने हीट ली, यानी किसकी हीट ली, जो भी एयर हम लोग की आ रही है उसकी जब हीट लेगा, ठीक है, तो जो लिक्विड रेफ्रिजरेंट है वो समझ लो एयर की गुप्त ऊष्मा को खींच लिया, जब गुप्त ऊष्मा खींच के वो अपने आप को लिक्विड से गैस में बदली कर लेगा, फिर वो जो गैस हो बन जाएगा, फिर वो जाएगी कैपिलरी ट्यूब से होते हुए कहाँ पे, कंडेंसर में। ठीक है, तो जैसे मैंने एरो बनाया उसी हिसाब से एक बार समझोगे आराम से क्लियर हो जाना चाहिए। और बीच में जो मैंने लगाया वो एक वॉल लगाया हो, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि स्प्लिट एसी हम लोग चाहे जहाँ मतलब उठा के हम लोग छत पे चाहे आउट, इसमें दो यूनिट होते हैं, एक अंदर जो रखा जाता है इनपुट यूनिट और एक आउटपुट यूनिट। ठीक है, तो विंडो एसी में क्या होता है कि सभी के आउटपुट इनपुट सिर्फ एक विंडो की जगह पे छेद करते हैं, उसके बाद उसी में फिट कर देते हैं, तो वहाँ सारा पार्ट आ जाता है। लेकिन स्प्लिट में हम लोग कैसे काम करते हैं कि मान लो अगर हम लोग का कमरा है, ठीक है, उसके ठीक बाहर हो सकता है कि हम लोग का वो ना हो, क्या बोलते हैं कि आउट बाहर हम लोग सीधे ना निकले, हो सकता है उसके बगल में अलग कमरा हो। ठीक है, तो इस तरह की कंडीशन वगैरह में हम लोग उसको उठा के डायरेक्ट मतलब होल करके छत पे भी डायरेक्ट सेट कर सकते हैं या दीवार के बाहर जहाँ पे हम लोग को अपने हिसाब से अरेंज करना हो। मान लो हम लोग को इनपुट यहाँ रखना है, आउटपुट कहीं और रखना है। ठीक है,
तो उसके लिए हम लोग स्प्लिट एसी का यूज़ करके आराम से कर सकते हैं। लेकिन विंडो एसी में क्या होता है कि जहाँ जगह करना है वहीं पे ही वो जाएगा, और कहीं हम लोग मतलब आउटपुट यूनिट को नहीं रख सकते, जहाँ इनपुट वहीं आउटपुट साथ में। ठीक है, तो साथ ही समझ लो है ये दोनों विंडो एसी में। लेकिन स्प्लिट में हम लोग अलग अलग कर सकते हैं, नाम ही से पता चल रहा है स्प्लिट। ठीक है, तो ये होगा हम लोग का स्प्लिट एसी। अब हम लोग बात कर लेते हैं कार एसी के सिस्टम की, किस तरह से उसमें क्या प्रोसेस होती है और कौन कौन से कंपोनेंट है। तो पहले हम लोग कंपोनेंट की बात कर लेते हैं, क्या क्या उसमें यूज़ होता है। पहले क्या लगा है, कंप्रेसर से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कंप्रेसर हो गया, फिर एरो की तरफ बढ़ते जाते हैं। फिर उसके बाद क्या लगा है, एक कंडेंसर लगा है। और कंडेंसर और कंप्रेसर के बीच में हम लोग देखते हैं एक चीज़ लगा है, वो क्या है, वो एक लगा है हाई प्रेशर वाल्व। ठीक है, उसके बाद क्या लगा है, कंडेंसर के बाद में लगा हम लोग का रिसीवर। फिर उसके बाद डिहाइड्रेटर लगा है, फिर एक एक्सपेंशन वाल्व लगा है, फिर एक टेम्परेचर ट्यूब है। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं इवापोरेटर लगा है। फिर इवापोरेटर और कंप्रेसर के बीच में क्या लगा है एक चीज़, वो लगा है लो प्रेशर वाल्व। ठीक है, तो अब हम लोग इसकी वर्किंग देखते हैं। इसमें भी हम लोग चलो वहीं से स्टार्ट करते हैं, कंप्रेसर से। ठीक है, कंप्रेसर क्या काम कर रहा है, टेम्परेचर और प्रेशर को बढ़ाया। ठीक है, पूरी कहानी बताने की हो सकता है ज़रूरत ना पड़े कि हाँ वही चीज़ है। ठीक, तो मैं जल्दी जल्दी करके इसको भी कंप्लीट करता हूँ। ठीक है, तो कंप्रेसर है, हाई टेम्परेचर और प्रेशर को बढ़ाया। फिर उसके बाद गई, उसके बाद हम लोग जाते हैं कहाँ पे, कंडेंसर में। कंडेंसर से पहले हम लोग देखते हैं कि एक हाई प्रेशर वाल्व लगा है। तो हाई प्रेशर वाल्व किसके लिए यूज़ हो रहा है, वही जो टेम्परेचर हाई और प्रेशर हो गया उसी के लिए हम लोग एक वाल्व का यूज़ करते हैं। बहुत सी जगह पे करते भी है और बहुत सी जगह पे नहीं भी करते। ठीक है, कुछ कुछ जगह पे करते हैं, तो उसलिए वहाँ पे वैसे दिखा दिए गए। तो उससे अगर लगाएगी भी, अगर ना भी लगाए कोई दिक्कत नहीं हम लोग को। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद हम लोग ने हाई प्रेशर वाल्व के बाद सीधे आई कहाँ पे, कंडेंसर में। कंडेंसर का क्या काम है हम लोग जानते हैं, मेन काम उसका है लिक्विड, जो गैस आ रही है उसको लिक्विड में चेंज करना। ठीक है, फिर जो हाई प्रेशर की लिक्विड जब जाएगी रिसीवर में, तो वहाँ जाके वो लिक्विड कलेक्ट होगी। ठीक है, रिसीवर का क्या काम है, उसको कलेक्ट करके मेंटेन रखना। ठीक है, अब हम लोग को जिस मतलब जिसके हिसाब से जितना ज़रूरत हो उसी के हिसाब से उसको पास करें। ठीक है, तो वो आज गई रिसीवर में, वहाँ हम लोग ने एक मेंटेन करके उसको अच्छे से कुछ देर के लिए रखा है। ठीक, या फिर उसके बाद फिर क्या आता है, डिहाइड्रेटर। फिर जब हम लोग लिक्विड जो रेफ्रिजरेंट आया वो जाता है डिहाइड्रेटर में। वहाँ हम लोग पहले पढ़े थे, उसमें क्या पढ़ा था हम लोग ने, एक देखा था फिगर में स्ट्रेनर लगा है। उसका क्या काम था कि जो वेपर कंटेंट है उसको अलग करना, यानी कि वेपर अगर लिक्विड में जरी भी वेपर हो उसको हटा देना। ठीक है, तो मेन काम इसका भी वही है कि डिहाइड्रेटर का भी वही काम है कि जिसमें अगर वेपर के कंटेंट वगैरह हो या वेपर हो, ठीक है, तो उसको अलग कर लेना, यानी कि गैस हो उसको अलग कर लेना और बाकी लिक्विड को आगे भेज देना। फिर लिक्विड जो है आगे जाएगी एक्सपेंशन वाल्व में। एक्सपेंशन वाल्व का भी काम ठीक उसी तरह है जिस तरह से कैपिलरी ट्यूब का है। ठीक, तो वो क्या काम करता है, लो प्रेशर और लो टेम्परेचर कर देता है काफ़ी ज़्यादा, किसका, जो लिक्विड रेफ्रिजरेंट आया। तो लिक्विड रेफ्रिजरेंट का एकदम लो टेम्परेचर और लो प्रेशर पे अब जाएगी टेम्परेचर ट्यूब में। फिर टेम्परेचर ट्यूब से होते हुए इवापरेटर में। इवापरेटर में हम लोग प्रोसेस जानते हैं कि उसके अंदर क्या होता है कि हाँ उसके मतलब कि जो भी अंदर गर्मी है रूम वगैरह में, कार में, उस कार की गर्मी को क्या करेगा, मतलब कि अंदर खींच के उसको क्या करने का काम करता है, ठंडा करने का काम करता है। ठीक है, तो जो वो हीट खींचेगा अंदर, तो जब हीट खींचेगा तो क्या होगा, जो लिक्विड रेफ्रिजरेंट था वो गैस में चेंज होगा, फिर वही गैस लिक्विड रेफ्रिजरेंट जाएगा कंप्रेसर में। ठीक, अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि टेम्परेचर ट्यूब का क्या काम है। टेम्परेचर ट्यूब का काम इतना है कि वो अपने मतलब कि कितना चाहिए इवापोरेटर के पास उतना भेजना। यानी कि यूँ समझ लो कि एक ऑफिस है, जो है कि इवापोरेटर को समझ लो ऑफिस है, और जो एक्सपेंशन वाल्व है वो बाहर के लोग हैं। ठीक है, बाहर लोग पब्लिक खड़ी है। ठीक, तो अब वो और जो टेम्परेचर ट्यूब है वो दरवाजे पे एक सिपाही कह लो, एक गार्ड खड़ा है। ठीक है, तो जितना अब अंदर से ऑफिस के अंदर से ऑर्डर आएगा कि हाँ इतना भेजना है तो उतना ही को भेजेगा आगे। ठीक है, तो टेम्परेचर ट्यूब का भी काम कुछ इसी तरह है कि वो अपने हिसाब मतलब कि किस हिसाब से भेजना है, आगे कितना भेजना है कितना नहीं भेजना है, उसको मेंटेन करने का काम किसका है, टेम्परेचर ट्यूब का यहाँ पे। ठीक है, और जो हम लोग रिसीवर देखे थे उसमें भी लगभग ऐसे काम होता है, लेकिन उसको वो रिसीव करने का काम करता है, यानी कि अपने पास रखे रहता है। ठीक है, लेकिन ये बाहर ही रखता है। ठीक, टेम्परेचर ट्यूब का ये काम हो गया, ताकि हम लोग जिस हिसाब से हम लोग को टेम्परेचर चाहिए हो, जितना कूलिंग करना हो उस हिसाब से हम लोग मेंटेन कर सके। फिर आप देखते हैं इवापोरेटर का हम लोग ने देख लिया कि वहाँ पे अंदर क्या करा कि हीट को हम मतलब गुप्त ऊष्मा को ले लिया, जिसकी वजह से क्या हो गया, वो
लिक्विड से गैस में चेंज हो गया। फिर उसके बाद जब वो लो प्रेशर, क्योंकि लो प्रेशर में इवापोरेटर में गया तो लो प्रेशर से जब निकलेगा बाहर तो उसके लिए लो प्रेशर वाल्व लगाए एक। उसके बाद फिर वहाँ पे कंप्रेसर में जाएगा, हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर होगा, फिर उसके लिए हाई टेम्परेचर वाल्व लगाए, ठीक है, हाई प्रेशर वाल्व लगाए। उसके बाद फिर कंडेंसर में, फिर उसके बाद वही प्रोसेस सेम रिपीट होगी, ठीक है। तो ये भी एकदम सिंपल प्रोसेस है, कार एसी का भी सब वैसे ही प्रोसेस है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ओके, अब हम लोग बात कर लेते हैं सेंट्रल एसी की, ठीक है। तो सेंट्रल एसी में भी मेन काम हम लोग ने वही देखा है, वैसे ही मेन काम होता है। इसमें हम लोग देख रहे हैं कि कुछ ज़्यादा भी और कंपोनेंट्स वगैरह लगे हैं, ठीक है। तो फिर अब हम लोग इसको भी समझेंगे अच्छे से, ठीक। तो स्टार्टिंग से अब हम लोग चलते हैं फिर वही कंप्रेसर की तरफ अपने, ठीक है। तो कंप्रेसर से जो गैस निकलती है वो हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पे होती है। फिर उसके बाद क्या होता है, कंडेंसर में जाके क्या होती है, ठंडी हो जाती है। यहाँ कंडेंस किसके ज़रिए कर रहे हैं हम लोग, कूलिंग वाटर, यानी कि ठंडे वाटर से हम लोग इसको ठंडा कर रहे हैं गैस को, ठीक है। तो ठंडा करने से जो गैस आई थी वो लिक्विड में चेंज हो गई, लेकिन वो हाई प्रेशर की थी, है ना। अब जो हाई प्रेशर की लिक्विड है वो जाएगी थ्रोटल वाल्व पे। यहाँ पे हम लोग ने तीन तरह के चीज़ हम लोग देख रहे हैं कि टेम्परेचर और प्रेशर जो कम करने का काम कर रहा है, यहाँ पे थ्रोटल वाल्व काम कर रहा है। इससे पहले हम लोगों ने देखा था एक्सपेंशन वाल्व कर रहा है, काम कर रहा था। इससे पहले हम लोग ने देखा कैपिलरी ट्यूब काम कर रही थी, ठीक है। तो जहाँ जिसका जैसे यूज़ रहेगा उसी तरह हम लोग लगा देंगे, ठीक है। तो मेन काम क्या है इसका भी, जो थ्रोटल वाल्व है वो भी टेम्परेचर और प्रेशर को कम कर रहा है। अब मान लो जो लिक्विड थी वो उसका टेम्परेचर भी प्रेशर भी कम हो गया, तीनों जब काम हो गया उसके बाद ये जाएगी कहाँ पे, अपने इवापरेटर में। इवापरेटर में क्या काम होगा, वही कि जो बाहर की गर्मी खींच के वो लिक्विड से गैस के फॉर्म में चेंज हो जाएगा, यानी कि अपना अवतार बदली कर लेगा फिर से, ठीक है। तो यहाँ गैस में जब चेंज हो गया, अब वो गैस फिर आएगी कंप्रेसर में, फिर उसका टेम्परेचर प्रेशर बढ़ेगा, फिर वही से वैसे वैसे प्रोसेस, मतलब कि इस तरह से प्रोसेस, वही मेन काम हो गया। अब हम लोग चलते हैं लेफ्ट पोर्शन की तरफ, ठीक है। यहाँ दो दे हम लोग ने बीच की बात कर ली है, अब हम लोग लेफ्ट की पहले बात कर लेते फिर राइट की, ठीक है। तो लेफ़्ट से क्या हो रहा है कि फ्रेश हवा जो भी बाहर की हवाएं है वो अंदर आ रही है, ठीक है, अंदर आ रही है। अब ये अंदर कैसे आ रही है, वो राइट साइड में हम लोग देखेंगे कि एक बी लिखा है, बी यानी कि ब्लोअर, ब्लोअर उसको खींच रहा है, ठीक है। तो अब फिर से लेफ्ट में आ जाओ, आ गए लेफ्ट में, फ्रेश हवा अंदर आई। और एक ऊपर हम लोग देख रहे हैं रिटर्न हवा, यानी कि अंदर की भी जो हवाएं है वो भी कुछ हवा रिटर्न हो रही है उसमें वापस से, यानी कि सेंट्रल एसी में वापस से आ रही है और कुछ बाहर से आ रही है, ठीक है। तो ये सारी हवा जो आएगी, तो एक फ़िल्टर लगा है, फ़िल्टर जो कि एकदम मतलब क्लीन करेगा हवा को, कि उसके अंदर कोई भी डस्ट पार्टिकल ना हो, ठीक है। तो उसको फ़िल्टर करके फिर जो फ्रेश हवा है वो अंदर आई एकदम। फिर अंदर हम लोग देखते हैं इवापोरेटर में, इवापोरेटर क्या काम करेगा, उसको ठंडा करने का काम कर देगा। ठंडा कैसे होता है, वही चीज़ की जो लिक्विड रेफ्रिजरेंट जब पास करेगा इवापोरेटर से, तो वो उसके अंदर की गर्मी को खींच लेगा, जिससे वो जो है हवा वो ठंडी हो गई और इवापोरेटर गैस बन के कंप्रेसर में चला गया, ठीक। तो ये हो गया क्या, ठंडी हो गई अब हवा। अब जो हवा ठंडी हो गई, अब हम लोग आते हैं फिर से मतलब राइट पोर्शन की तरफ, ठीक। तो ये राइट, अभी हम लोग ने बात कर लिया सेंट्रल की, फिर उससे पहले हम लोग ने अभी बात कर लिया किसकी, लेफ्ट पोर्शन की। अब हम लोग बात करेंगे राइट पोर्शन की, राइट साइड में क्या होता है, ठीक है। तो राइट साइड में हम लोग देखते हैं कि ह्यूमिडिफायर लगा है, क्योंकि जो हम लोग जो हवा, मतलब यहाँ पे ये ह्यूमिडिफायर का क्या काम है, ठीक। तो ह्यूमिडिफायर के नीचे एक पी लिखा है, पी यानी कि पंप, ये पंप करने का काम करता है किसको, वाटर को, यानी कि वाटर को थोड़ा सा मतलब हल्का सा मॉइस्चर उसमें देता है, ताकि जो हवा निकले वो एकदम ठंडी ठंडी होके निकले, और मतलब थोड़ा नमी आ जाए उसमें, कि जैसे नमी में मज़ा आता है ना, जैसे अगर कोई नाई वाई के पास जाओ, मुंह पे मारता है पानी, तो स्प्रे करने से काफ़ी मतलब ठंड अच्छा महसूस होता है, ठंडा है ना। तो उसके लिए एक हम लोग मॉइस्चर कंटेंट लगा, मतलब मॉइस्चर के लिए वो लगा दिया जाता है पंप, जिससे ह्यूमिडिफायर जो है मतलब कि मॉइस्चर मॉइस्चर करता है किसको, नम करता है किसको, जो हवा सूखी हवा आ रही थी, यानी कि अभी तक जो हवा आ रही थी फ्रेश हवा, वो हम लोग एकदम सूखी ड्राई हवा आ रही थी, ठीक है। ड्राई हवा जो ठंडी बाद में इवापोरेटर से पहले आई जो हवा, वो फिल्टर हुई, फिल्टर होके फिर उसके बाद इवापोरेटर में गई, वहाँ ठंडी हो गई, ठंडी होके जो सूखी हवा गई आगे। तो अब सूखी हवा को हम लोग ने थोड़ी सी नमी कर दिया उसमें, किसके ज़रिए, ह्यूमिडिफायर के ज़रिए। तो ये ह्यूमिडिफाइड हो गई अब जो हवा, इसको यानी कि जब हम लोग नमी कर दिए तो उसको हम लोग कहते हैं ह्यूमिडिफाइड, यानी कि हम लोग ने उसको ह्यूमिडिफाइड कर दिया, किससे, ह्यूमिडिफायर से, ठीक। फिर वो जो हवा जाएगी नमी वाली, यानी कि मॉइस्चर वाली, वो जाएगी ब्लोअर, जब खींच रहा है उसको, खींच के वो फेंक देगा अंदर रूम में।
अब मान लो इसको कंट्रोल करना है हम लोग को, तो यहाँ हम लोग को मतलब कि टेम्परेचर कितना रखना है, ज़्यादा करना है कम करना है, तो बीच में हम लोग एक लगाते हैं क्या कि हीट करने वाली हीटिंग कॉइल लगाते हैं, ठीक है। तो किसके बीच में, ह्यूमिडिफायर यानी कि नमी होने के बाद और ब्लोअर के बीच में, दोनों के बीच में एक हम लोग देख रहे हैं कि एक कॉइल है छोटी सी ऊपर की तरफ, ठीक। तो दोनों के बीच में, कहाँ किसके बीच में, ह्यूमिडिफायर और ब्लोअर के बीच में। हम लोग ऊपर के साइड देखेंगे तो एक लगी है क्या, ट्यूब, जो कि क्या काम कर रही है, वही मतलब कॉइल लगी है, का क्या काम कर रही है कि टेम्परेचर हम लोग को जितना मतलब बढ़ाना है थोड़ा सा मान लो, तो वो थोड़ा सा हीट दे देती है, जिसकी वजह से उतना टेम्परेचर मेंटेन हो जाता है। तो इस तरह से अपना सेंट्रल एसी काम करती है, ठीक है। तो हम लोग ने अभी चारों तरह की एसी देख ली है, ठीक, किस तरह से उसका काम है, क्या वर्किंग है, ठीक है। अब हम लोग बाईपास फैक्टर की तरफ चलते हैं। ओके, हम लोग बाईपास फैक्टर को देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बताऊँ, जैसे मान लो अगर हम लोग इवापोरेटर से कोई हवा पास कर रहे हैं, ठीक है, तो क्या वो पूरी की पूरी जितना ठंडा होना था उतनी हो जाएगी। अगर हम लोग देखें, मान लो कोई चीज़ हम लोग ने पास करवाया है इवापोरेटर से, मान लो हवा पास करवा रहे हैं, जैसे यहाँ पे एक बाईपास फैक्टर की फिगर है, तो वो हवा जब हम लोग पास करवाते हैं तो फिर वो पूरी की पूरी उसमें मतलब ठंडी जितनी हम लोग को करना रहता है उतनी ठंडी ना होके कुछ उसका टेम्परेचर बढ़ के आता है। जैसे मान लो कि अगर कॉइल है 10 डिग्री पे और हम लोग ने हवा जो भेजा है वो 30 डिग्री की हवा भेजा है, और हम लोग को क्या करना था, 10 डिग्री पे करना था, ठीक है। तो वो 10 डिग्री के पे ना होके हम लोग को जो मिलेगा वो 15 डिग्री पे मिलता है। तो ये क्यों होता है, इसमें क्या होता है कि जब हम लोग उसको पास करवाते हैं तो बाई पास नाम से पता चल रहा है कि पास बाई पास, यानी कि बाईपास से बाईपास की याद आ गई, ऐसे छोड़ो, बाईपास, ठीक है। तो बाईपास यानी कि कुछ हवा उससे अलग होके अलग से निकल हट जाती है, यानी कि जो कॉइल से ना होके थोड़ा सा पास हो जाती है दूसरी जगह से, जो दूसरी जगह से पास होती है, क्योंकि कॉइल के पास है, पास नहीं होने की वजह से वो उतनी ठंडी नहीं, वो ठंडी नहीं होती है। तो जो टेम्परेचर उसका रहता है वो उतना ही रहता है, और वो उतना ही टेम्परेचर के साथ दूसरी जगह से पास हो जाती है, ठीक है। फिर पास होते जब, जैसे कि यहाँ पे एक फ़ोटो दिखाया गया है जिसमें माना गया है कि 1 kg मान लो एयर था जिसका टेम्परेचर TD1 यानी कि T1 मान लो, T1 टेम्परेचर था, ठीक है। T1 टेम्परेचर जब आगे बढ़ता है तो कुछ x kg यानी कि कुछ भी मान लो 1 किलो में 100 ग्राम मान लो बाईपास हो गई, यानी कि अलग हट गई। अब जो अलग हट के फिर आगे देखते हम लोग फिर वापस आ गए वही में, ठीक है। और जो मतलब कि 1 kg अगर हम लोग ले रहे हैं, ठीक, तो x अगर हट गई तो कितनी बची हम लोग के पास, 1 - x kg जो थी वो ठंडी हो गई, ठीक। ठंडी होकर उसका टेम्परेचर कितना हो गया, TD3। अब जो TD3 था टेम्परेचर और TD1 यानी कि जो बाईपास हो गया थोड़ा सा, ठीक, तो वो दोनों जब आगे आके वापस में जब मिलते हैं तो क्या होता है कि उसका टेम्परेचर कुछ हम लोग देखते हैं कि जो ठंडा है और दूसरी तरफ ये थोड़ा सा गर्म है, तो ठंडा गर्म होकर थोड़ा सा टेम्परेचर क्या होता है, उतना ठंडा ना होकर थोड़ा सा बढ़ के हम लोग को मिलता है। तो जो थोड़ा सा हम लोग को बढ़ के मिलता है उसी को हम लोग कहते हैं बाईपास फैक्टर, ठीक है, के वजह से ही वो बढ़ के हम लोग को मिल रहा है। और ये पूरा प्रोसेस पूरा इंसुलेटेड अगर है तो हम लोग वहाँ पे ले रहे हैं, ठीक है। तो ये एक फिगर दिखाई गई है और उसके बाद यही चीज़ उसमें बताया गया है कि किस तरह से एयर को हम लोग को जितना टेम्परेचर चाहिए रहता है उतना टेम्परेचर ना मिल के हम लोग को थोड़ा सा ज़्यादा टेम्परेचर, मतलब यानी कि हम लोग को कम टेम्परेचर चाहिए रहा, हम लोग का जो रिक्वायरमेंट है यानी ज़रूरत है वो कम टेम्परेचर की है, लेकिन उतना टेम्परेचर हम लोग कम नहीं कर पाते क्योंकि वो बाईपास हो जाता है और जिसकी वजह से उसका टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ के मिलता है, ठीक। तो ये हो गया सिंपल सी बात बाईपास फैक्टर की। ओके, इसका अगर मैं फार्मूले की बात करूँ तो फार्मूला सिंपल सा है कि BPF यानी कि बाई पास फैक्टर, वो भी कूलिंग कॉइल के लिए, ठीक है। हम लोग कूलिंग कॉइल की हम लोग बात कर रहे हैं, जैसे इवापोरेटर में कूलिंग करने का काम करता है, हवा जब भेजते तो पूरी पूरी उतना कूल नहीं हो पाती है, वो थोड़े से बढ़ के मिलती है उसमें भी, ठीक। तो इसका फार्मूला होता है T2 - T3 अपॉन T1 - T3, यानी कि हम लोग का जो एक्चुअल जो हम लोग को मिल रहा है, ठीक, और जो आइडियल यानी कि जो हम लोग को एकदम चाहिए होता है मेन, कि हम लोग को मेन कितना चाहिए, TD3 - T1, ठीक है। ये हम लोग कह सकते हैं T1 - T3, क्योंकि T1 टेम्परेचर ज़्यादा है और T3 कम है, ठीक। तो जब हम लोग T1 - T3 हो गया आइडियल, कि हम लोग को इतना डिफरेंस चाहिए, लेकिन उतना डिफरेंस हम लोग को ना मिल के हम लोग को कितना डिफरेंस मिलता है, T2 - T3 यानी कि थोड़ा सा हम लोग को बढ़ के मिलता है उसमें से, यानी कि T2 यानी कि थोड़ा सा ज़्यादा है उसमें से इतना, यानी कि जितना एक्चुअल टेम्परेचर हम लोग को मिलता है कुल मिला के वो, अभी मैं एक फ़ोटो भेज दे रहा हूँ उसको देख लेना, वो हो गया हम लोग का फार्मूला। ये जो मैंने फ़ोटो अभी भेजो नीचे, उसमें क्या काम किया गया है,
ज़्यादा कुछ नहीं, बस खाली जो इंथैल्पी थी, इंथैल्पी का फार्मूला यानी कि एम का जो फार्मूला है, एम यानी इंथैल्पी, उसको बस खाली हम लोग ने यहाँ पे जो दिखाया गया है, बस खाली एक बार मतलब कि जो बाईपास हो गई उसको, और जो हम लोग कॉइल से गुजर के आई है उसको, दोनों को ऐड कर दिए, दोनों की इंथैल्पी को, और उसके बाद उसको बराबर कर दिए किसके, कि जो बाहर हम लोग की मेन जो हम लोग को मिली उसके बराबर कर दिए। फार्मूले में क्या लिखा है, एक्स सी पी और T1, यानी कि जो XCP T1 वाला दिखा है, ठीक है, मैं पूरा नहीं बोल रहा, बस खाली उतना बता दे रहा हूँ कि समझ में आ जाए। ठीक, तो XCP T1, इसका क्या मतलब है कि जो एक्स अमाउंट यानी कि जो कि पास हुई है, बाईपास हो गई, मतलब कि जो अलग से निकल गई टेम्परेचर, इतना T1 वाला टेम्परेचर निकल गई जो बाईपास हो गई, ठीक है। और जो दूसरा लिखा है 1 - XCP T3, जो कॉयल से पास हो गई तो उसका टेम्परेचर 3 हो गया, जो कॉयल से पास नहीं हुई यानी कि एक्स अमाउंट, उसका टेम्परेचर है एक्स मात्रा वाला, वो है T1। और जो लास्ट में हम लोग को बराबर किसके, जो लास्ट में मिली यानी कि जो अमाउंट हम लोग को मिलेगा वो 1 kg भेजे थे, तो 1 kg हम लोग को वापस मिल गया। और CP T2, यानी T2 हम लोग का टेम्परेचर मिला बाद में ना, ठीक। तो जितना टेम्परेचर मिला, जितना मात्रा थी, उसी को रख के हम लोग ने ये कर लिया। उसके बाद सीपी को कैंसिल कर दिया, उसके बाद फॉर्मूला बस खड़े सिंपली ड्राइव करके हम लोग ने एक्स बराबर यानी कि बाईपास फैक्टर बराबर फार्मूला यानी कि हम लोग ने निकाल लिया। तो कोई दिक्कत तो होनी नहीं चाहिए मेरे ख्याल से इसमें, ठीक है। एक्स जो है उसी को कहते हैं यहाँ पे बाईपास फैक्टर। इस तरह से भी हम लोग डेरिवेशन करके वहाँ पे दिखा सकते हैं एग्ज़ाम में। अब हम आज बात करेंगे साइकोमेट्रिक पे, ठीक है। इससे पहले हम लोग ने साइकोमेट्रिक के कुछ आगे की हेडिंग्स वगैरह, एसी वगैरह के बारे में देख लिया था। अब हम लोग पीछे आते फिर से साइकोमेट्रिक से, जिससे हम लोग लाइन से ये वाला चैप्टर कंप्लीट कर लेते, ठीक है। तो मैंने जो फ़ोटो भेजा हो उसमें मैंने स्केच का इस्तेमाल किया, और उसके बाद नीचे पॉइंट करके लगा दिया कि हाँ कौन सा स्केच किस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है, ठीक है, ताकि समझने में आसानी हो। ठीक, तो पहले सब लोग अपना वो चार्ट खोल लो साइकोमेट्रिक का। साइकोमेट्रिक चार्ट, अब सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि साइकोमेट्रिक चार्ट होता क्या है, ठीक है। तो ये एक रिप्रेजेंटेशन होता है, यानी कि एक शो किया जाता है किस पे, ग्राफिकल, यानी कि ज्यामितीय पे एक रिप्रेजेंटेशन होता है किसका, थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी का। थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी किस चीज़ की, मॉइस्ट एयर की, क्योंकि हम लोग साइकोमेट्रिक में जो स्टडी पूरी कर रहे हैं हम लोग मॉइस्ट एयर की स्टडी कर रहे हैं, यानी कि नम हवा की, ठीक है। तो नम हवा की जो हम लोग थर्मोडायनेमिक्स के बारे में एक ग्राफ के ज़रिए रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसी को कहते हैं साइकोमेट्रिक चार्ट। और ये चार्ट बहुत यूज़फुल होता है कि हम लोगों को प्रॉपर्टीज़ वगैरह फाइंड करना हो, और बाकी कई कैलकुलेशन वगैरह करनी हो मॉइस्ट एयर से रिलेटेड, यानी कि मॉइस्ट एयर से संबंधित काफ़ी कैलकुलेशन को ये चार्ट, साइकोमेट्रिक चार्ट, हम लोग को ईजी करता है सॉल्यूशन को, मतलब प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो ये साइकोमेट्रिक चार्ट होता है। इसमें हम लोग देखेंगे तो चार्ट हम लोग का 3 चीज़ बनी है, एक नीचे है DBT, ठीक है। तो DBT जो है, और एक हम लोग देखेंगे दूसरी तरफ क्या है ऊपर की तरफ, वो है स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, और तीसरी तरफ हम लोग देखेंगे एक सेचुरेशन कर्व है, ठीक। तो ये जो DBT स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी और कौन कौन सी चीज़ें हम लोग में सारे जो पिछले पहले मैंने टॉपिक क्लियर किया था इससे पहले साइकोमेट्रिक वाले में, वो सारे पॉइंट को आप लोग पहले क्लियर कर लीजिएगा, फिर उसके बाद समझिएगा तो काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा। जैसे DBT क्या होती है, या DPT ड्यू पॉइंट टेम्परेचर क्या होता है, वेट बल्ब टेम्परेचर क्या होता है, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी क्या होती है, क्योंकि ये सारी चीज़ वही को एक्सप्लेन किया गया आगे, यही सारी, क्योंकि ये सब प्रॉपर्टीज़ है, और यही प्रॉपर्टी के बारे में हम लोग एक चार्ट के ज़रिए समझने वाले हैं। तो इसलिए पहले इसको अगर भूल गए हो कोई तो एक बार जाके समझ लेगी जल्दी से, फिर आके समझेगी तो अच्छे से समझ में आएगा, ठीक। तो हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पे DBT यानी कि ड्राई बल्ब टेम्परेचर, ड्राई बल्ब टेम्परेचर क्या होता है कि जो भी एक्चुअल टेम्परेचर होता है किसका, मॉइस्ट एयर का, यानी कि नम हवा का जो भी टेम्परेचर होता है वही ड्राई बल्ब टेम्परेचर होता है। ये अगर हम लोग देखेंगे तो लेफ्ट से जब राइट की तरफ बढ़ते हैं, यानी कि एरो जिस तरफ बनाए उस तरफ ये बढ़ता है ड्राई बल्ब टेम्परेचर। और एक तरफ हम लोग ने लिखा है स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। ये स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी क्या होती है, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी होती है कि इसको हम लोग डिफिनेशन से अगर देखें तो इसको कहते हैं कि मास ऑफ वाटर वेपर अपॉन मास ऑफ ड्राई एयर, यानी कि नमी जितनी ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी होगा, यूँ कह सकते हैं, क्योंकि मास ऑफ वाटर वेपर अपॉन मास ऑफ ड्राई एयर, ठीक है। तो ये नमी जितनी ज़्यादा हम लोग की बढ़ेगी उतनी ज़्यादा स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी बढ़ेगी, और ये बढ़ती किस दिशा में, ऊपर की तरफ, नीचे से ऊपर की तरफ स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी हम लोग की बढ़ती है, ठीक है। अब ये सेचुरेशन कर्व क्या है, ठीक। तो सेचुरेशन जो कर्व है ये होता है कि इस पर जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती है वो 100% होती है,
यानी कि जो हम लोग रिलेटिव ह्यूमिडिटी, अब ये रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होता है, तो उसके लिए आपको फिर से पीछे जाना पड़ेगा। क्या होता है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर का जो भी पार्शियल प्रेशर है मिक्सचर वगैरह में, ठीक है, और क्या है सेचूरेटेड प्रेशर एट ड्राई बल्ब टेम्परेचर, ठीक है। तो ये हो गया, इसकी डिफिनेशन आप लोग पीछे देखेंगे तो और अच्छे से क्लियर होगी। तो ये स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी जो मैं वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये जो सेचूरेशन कर्व यहाँ पे दिखाया गया है वहाँ पे समझ लो मैक्सिमम होती है, यानी कि 100% देता है, ठीक है। लेकिन अगर एक्चुअल में हम लोग बात करेंगे तो हम लोग को रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% नहीं मिलती है, ठीक है। तो अब हम लोग आगे की लाइंस के बारे में देख लेते हैं, ठीक है। तो जो मैंने ग्रीन कलर की दिखाया वो ड्यू पॉइंट टेम्परेचर लाइन होता है। ड्यू पॉइंट टेम्परेचर क्या होता है कि जितना ज़्यादा मतलब कि सेचूरेशन टेम्परेचर को ही हम लोग ड्यू पॉइंट टेम्परेचर कहते हैं, ठीक है। यानी कि पार्शियल प्रेशर, यानी कि कोई चीज़ है गैस जिसका हम लोगों ने पार्शियल प्रेशर निकाला, मान लो वाटर वेपर का, ठीक है। फिर उसके बाद जो वाटर वेपर का पार्शियल प्रेशर की हम लोग बात करेंगे, तो जहाँ पे वो सेचूरेटेड यानी कि जहाँ पे कंडेंस होना, उसका फेस चेंज होना स्टार्ट करेगा, यानी कि सेचूरेशन टेम्परेचर, क्योंकि एक ही टेम्परेचर पे ही फेस चेंज होता है, ठीक है। तो उसी टेम्परेचर को हम लोग क्या बोलते हैं, डी पी टी, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, ठीक। तो ये सब वही मैं कह रहा हूँ, पीछे जाके देखेंगे तो अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। फिर उसके बाद ये डीपीटी क्या होता है, ये हो गया। डीपीटी क्या होता है, नीचे से जाकर ऊपर जब हम लोग बढ़ते हैं तो डीपीटी हम लोग का बढ़ता है, ठीक है। क्योंकि जितना ज़्यादा हम लोग अगर ऊपर जाएंगे उतना ज़्यादा ही हम लोग का प्रेशर बढ़े, मतलब कि ये टेम्परेचर जो है बढ़ेगा, डीपीटी, ठीक। अब हम लोग देखते हैं आगे, ठीक है। आगे कौन से कलर की लाइन है, हम लोग अगर देखें तो है ऑरेंज कलर की, ठीक है। ग्रीन हम लोग ने देखा डीपीटी होती है, ऑरेंज क्या है रिलेटिव ह्यूमिडिटी, मैंने बताया भी, ठीक है। ये कहाँ से बढ़ती है, नीचे से, अगर हम लोग ऊपर से नीचे आते हैं तो कम होती है, या नीचे से ऊपर जाते हैं तो बढ़ती है, ठीक है। इसी तरह स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी को मैंने येलो कलर की लाइन से दिखाया हो, इसको अगर हम लोग नीचे से ऊपर जाते हैं तो बढ़ती है, ठीक है। तो यही सब चीज़ हम लोग को उस पर चार्ट पे शो करना है। उसके बाद हम लोग और आए तो ब्लू कलर की मैंने लिखा हो वेट बल्ब टेम्परेचर, ये क्या होता है, ये भी मतलब कि मैंने पहले ही एक्सप्लेन किया हो क्या, कि अगर मान लो हम लोग का एयर है, एयर में अगर जो ड्राई बल्ब टेम्परेचर होता है वो वाला हम लोग ने टेम्परेचर एक बार माप लिए, फिर उसके बाद वही थर्मामीटर जिससे टेम्परेचर नापे उसी में एक गीली रुई लगा दो, ठीक है। तो उससे क्या होगा, उसके टेम्परेचर में कुछ कमी आएगी, तो जो टेम्परेचर उसके बाद दिखाएगा वो होता है हम लोग का क्या, वेट बल्ब टेम्परेचर। और ये भी नीचे से ऊपर बढ़ता है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि जाहिर सी बात है जितना ज़्यादा हम लोग नमी करेंगे उतना ज़्यादा हम लोग का वेट बल्ब टेम्परेचर बढ़ेगा, उतना ज़्यादा हम लोग का ड्यू पॉइंट टेम्परेचर बढ़ेगा, ठीक है। तो ये पूरे कर्व का डिटेल हो गया, इसी तरह हम लोग एग्ज़ाम में आराम से कर सकते हैं, ठीक। अब आप लोग देखेंगे तो मैंने एक फ़ोटो भेजा हो जिसमें मतलब कि सारे प्रोसेस को दिखाया गया है, जैसे कि हम लोग को जो जो पढ़ना है अभी, क्या क्या सेंसिबल हीटिंग क्या होती है, सेंसिबल कूलिंग क्या होती है, ह्यूमिडिफिकेशन क्या होता है, डीह्यूमिडिफिकेशन क्या होता है, कूलिंग विथ डीह्यूमिडिफिकेशन क्या होता है, कूलिंग विथ ह्यूमिडिफिकेशन क्या होता है, और उसके बाद हीटिंग विथ ह्यूमिडिफिकेशन क्या होता है, और हीटिंग विथ डीह्यूमिडिफिकेशन क्या होता है। तो यहाँ पे लाइन सारी मतलब प्रोसेस को शो कर दिया गया फिगर को। तो हम लोग पहले इस फिगर को समझ लेते हैं, फिर उसके बाद आगे की, या फिर हम लोग काम करते हैं कि पहले पॉइंट पॉइंट के हिसाब से समझते चलते हैं, ठीक है। तो उसके ऊपर ठीक मैंने भी एक फ़ोटो भेजा हो जिसमें एक तरफ से एयर पास हो रही है जिससे हम लोग को हॉट एयर मिल रही है, और एक तरफ जब एयर पास हो रही है तो हम लोग को कोल्ड एयर मिल रही है। एक तरफ हम लोग देख रहे हैं स्टीम है जा रही है और एक तरफ रेफ्रिजरेटर, ठीक है। तो वाली फ़ोटो सब लोग ओपन कर लो, उसके बाद हम लोग इसको समझते पहले। अब हम लोग समझने जा रहे हैं सेंसिबल हीटिंग क्या होती है पहले, ठीक है। तो सेंसिबल हीटिंग क्या होती है, सेंसिबल हीटिंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम लोग जो मॉइस्चर है यानी कि वाटर वेपर का कंटेंट, वो कंटेंट जो होता है वो नहीं बढ़ता उसमें, उसमें केवल क्या काम होता है कि टेम्परेचर बढ़ता है, यानी कि सेंसिबल हीट होता है। सेंसिबल यानी कि सिर्फ टेम्परेचर बढ़ता है उसका, लेकिन उसमें नमी नहीं आती ना कम होती है उसमें, ठीक है। यानी कि कांस्टेंट अगर हम लोग बात करें, कि हम लोग ये भी कह सकते हैं कि कांस्टेंट क्या स्पेसिफिक, कांस्टेंट स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, ठीक है। स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी जो है वो रहेगी कांस्टेंट, उसी पर अगर हम लोग ने यानी कि उसके में कोई ना नमी जुड़ रही है ना निकल रही है, ठीक है। उस पर अगर कोई एयर को हम लोग मतलब गर्म करते हैं, ठीक है, यानी कि अगर हम लोग इस प्रोसेस में देखें तो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी वाली लाइन वहाँ पे कांस्टेंट है, उसके बाद डीपीटी यानी कि ड्यू पॉइंट टेम्परेचर जो है, डीबीटी ड्राई बल्ब टेम्परेचर जो है वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये जो बढ़ रहा है, ठीक।
अब ये बढ़ कैसे रहा है? तो इस प्रोसेस में एक तरफ हम लोग देखते हैं कि जो एक कॉइल गई है जिसमें से हम लोग ने स्टीम पास करवाया, ठीक, उसके बाद हम लोग ने बगल से एयर को पास करवाया। तो जब स्टीम, क्योंकि स्टीम जो जाएगी पाइप से तो पाइप हो जाएगी गर्म, तो उसके बाद जब हम लोग एयर पास करवाते हैं तो वो भी एयर जो है वो भी गर्म हो जाती है। तो हम लोग को इस तरह से सेंसिबल हो, लेकिन उसमें ना नमी ऐड होती है ना निकलती है उसमें से। तो ऐसे प्रोसेस को हम लोग क्या करते हैं कि सेंसिबल हीटिंग। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि सेंसिबल कूलिंग क्या होता है। ठीक इसी का उल्टा कि हम लोग ने स्टीम की जगह रेफ्रिजरेटर पास करवा दिया, यानी कि रेफ्रिजरेंट को पास करवा दिया, जिसकी वजह से वो ठंडा कर दे पाइप को। अब एयर जो जाएगी वो ठंडी होकर निकलेगी। ठीक है, तो जो एसी में हम लोग पढ़ते थे प्रोसेस, वो रेफ्रिजरेंट पास करवाते थे जिससे हम लोग को ठंडी एयर मिलती थी। तो ये हो गया हम लोग का सेंसिबल हीटिंग और सेंसिबल कूलिंग। अब हम लोग इस फिगर में देख लेते हैं, मतलब उसमें चार्ट पे। तो हम लोग देख रहे हैं जीरो से जब 1 की तरफ जा रहे हैं, यानी कि डी बी टी जब बढ़ रहा है। ठीक है, डी बी टी क्या होता है? ड्राई बल्ब टेम्परेचर, यानी कि जो एक्चुअल टेम्परेचर है, जब एक्चुअल टेम्परेचर बढ़ रहा है, ठीक, तो 0 से 1 वाली प्रोसेस क्या हो गई? सेंसिबल हीटिंग। लेकिन जब एक्चुअल टेम्परेचर कम हो रहा है, यानी कूल हो रहा है, और कूल होने वाली क्या हो गई? सेंसिबल कूलिंग। ठीक है, अब हम लोग डायरेक्टली बात कर लेते हैं कि एडियाबैटिक कूलिंग क्या होता है। ठीक है, तो इसका मैं बस छोटा सा बता देता हूँ कि ऐसा प्रोसेस, यानी कि साइकोमेट्रिक का एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम लोग एयर को कूल करते हैं, लेकिन उसकी ना हीट जो है ना लॉस्ट होती है ना गेन होती है, ठीक, ना खोती है ना आती है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जो भी हम लोग की एयर की सेंसिबल हीट होती है, मान लो एयर के अंदर कुछ हीट है, वो एयर जब जाती है तो हीट उसके अंदर की जो सेंसिबल हीट है, यानी कि उसके अंदर टेम्परेचर में कुछ कमी आती है, यानी कि एयर जो ठंडी होती है। लेकिन वही ठंडी जब होती है तो गर्मी उसकी कहाँ जाती है कि जैसे ये पाइप में मान लो है रेफ्रिजरेटर पास कर रहा है, तो वही उसी में गर्मी चले गई उसकी। तो उसमें जब गर्मी चले गई तो क्या रेफ्रिजरेंट क्या हुआ? गैस, मतलब अगर मान लो वाटर है, तो अगर रेफ्रिजरेटर में अगर हम लोग वाटर इस्तेमाल कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा वो कि वो वेपर में चेंज हो जाएगा। ठीक है, या लिक्विड है तो गैस में चेंज हो जाएगा। ठीक, तो ऐसे प्रोसेस जिसमें हीट ना, मतलब ना खुद मिलती आती है ना जा कहीं जाती है, यानी कि जैसे एनर्जी हम लोग वो वाला पढ़ते हैं ना, क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, मतलब कि ऊर्जा ना ही नष्ट होती है ना ही बनती है। ठीक, तो बस इसमें भी वैसे ही फंडा है कि सेंसिबल जो हीट होती है एयर की, वो कन्वर्ट हो जाती है लेटेंट हीट में, जो कि टेम्परेचर एयर का कम करती है, जिसके वजह से लेटेंट हीट की वजह से जो वाटर था, अब वो हीट की वजह से वेपर में चेंज हो गया। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का एडियाबैटिक या इवोपरेटिंग कूलिंग भी इसे हम कहते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि ह्यूमिडिफिकेशन क्या होता है और डीह्यूमिडिफिकेशन क्या होता है। तो ह्यूमिडिफिकेशन क्या होता है? ह्यूमिडिफिकेशन अगर हम लोग सिंपली बात करें तो होता है कि ह्यूमिडिटी का बढ़ना, यानी कि मॉइस्चर उसमें एयर में ऐड होना। यानी कि जितना ज़्यादा मॉइस्चर जुड़ेगा, मॉइस्ट एयर जितनी ज़्यादा मॉइस्ट होगी, नमी आएगी, उतना ज़्यादा उसमें जितना वाटर का वेपर के कंटेंट बढ़ेंगे, उसमें उतना ज़्यादा क्या होगा कि ह्यूमिडिफिकेशन, यानी कि स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी बढ़ेगी, जिससे वो ह्यूमिडिफिकेशन हो प्रोसेस होगी। ठीक है, तो इसमें प्रोसेस में क्या होता है कि मतलब कि अगर हम लोग का जो ड्राई बल्ब टेम्परेचर है उसको चेंज हम लोग को नहीं करना है, यानी कि जो एक्चुअल टेम्परेचर है एयर का वो वही रहेगा। मान लो अगर 1 kg हम लोग एयर लेते हैं तो उसका टेम्परेचर तो वही रहेगा, लेकिन उसमें हम लोग ने कुछ ऐड कर दिया, क्या? नमी। ठीक है, तो बिना टेम्परेचर के चेंज करें अगर हम लोग उसमें नमी ऐड कर ले रहे तो उसको कहेंगे हम लोग ह्यूमिडिफिकेशन। और अगर बिना टेम्परेचर की चेंज करें एक्चुअल, हम लोग अगर उसके क्या बोलते हैं कि नमी को उसमें से निकाल ले, ठीक है, मॉइस्चर यानी कि वाटर वेपर के कंटेंट को निकाल ले, यानी कि पानी की जो ड्रॉपलेट यानी कि वेपर जो है उसको अगर हम लोग निकाल ले, ठीक है, लेकिन शर्त क्या है कि उसमें ड्राई बल्ब टेम्परेचर नहीं चेंज होना चाहिए, यानी कि कांस्टेंट रहना चाहिए, एक्चुअल टेम्परेचर जो है वो वही रहना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का डीह्यूमिडिफिकेशन। इसमें हम लोग देखते हैं कि एक प्रोसेस है कि 1 से 2 जा रही है, और एक है 1 से 2, यानी कि ऊपर से नीचे जा रही है और नीचे से एक ऊपर जा रही है। तो जो नीचे से ऊपर जा रही है यानी कि ह्यूमिडिफिकेशन हो रहा है, उसमें नमी जुड़ रही है, और जो ऊपर से नीचे आ रही है उसमें नमी निकल रही है। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का ह्यूमिडिफिकेशन क्या होता है और डीह्यूमिडिफिकेशन क्या होता है। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं कि कूलिंग विद डीह्यूमिडिफिकेशन क्या होता है। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे एक फिगर देख रहे हो कि पहले फिगर को मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, उसके बाद हम लोग प्रोसेस को देखेंगे। तो पहले क्या हो रहा है यहाँ पे कि जो एयर होगी उसमें कुछ नमी है, यानी कि मॉइस्ट एयर है। ठीक, जब हम लोग मॉइस्ट एयर को पास करवाते हैं एक ऐसी कॉइल से, अब ऐसी बोलो तो ध्यान देना कैसी, ठीक है, एक ऐसी कॉइल से जिसका जो ड्राई बल्ब टेम्परेचर से, जिसका जो टेम्परेचर होता है वो ड्राई बल्ब टेम्परेचर से कम होता है, मतलब ठंडा।
ठीक है। ड्राई बल्ब टेम्परेचर क्या होता है कि जो एक्चुअल टेम्परेचर हम लोग का इन्वायरमेंट का है, जैसे आजकल कितना 40 तक पहुंच जा रहा है, 43 पहुंच जा रहा है, ठीक है। तो यानी कि जो मैं बात कर रहा हूँ वो एक्चुअल टेम्परेचर से कम है, यानी कि अगर 40 डिग्री है तो मान लो 30 डिग्री पे है, ठीक। तो ये होगा क्या कि ड्राई बल्ब टेम्परेचर से कम होना चाहिए कॉइल का टेम्परेचर। अब उसका जब कॉइल का जो टेम्परेचर होगा वो कम होगा तो क्या होगा, तो जो नमी हो, हम लोग अक्सर बॉटल को देखते हैं कि अंदर जब फ्रिज में रखे थे वो ठंडी रहती है, ठीक है। लेकिन जब हम लोग उसको बाहर निकालते हैं तो क्योंकि उसका टेम्परेचर बाहर के इन्वायरमेंट से कम होता है, तो हम लोग उसके बाहर देखते हैं कि पानी की कुछ बूंदें आ जाती है ना। अक्सर हम लोग देखते हैं कि बॉटल को जब फ्रिज से निकाले तो उसके बाहर पानी की बूंदें दिखती है। तो बूंदें आई कहाँ से, वो कहीं बाहर से नहीं, मतलब अंदर से नहीं आती है, बाहर नहीं आती है अंदर से, बल्कि बाहर जो हवा में नमी होती है वही वहाँ पे आके चिपक जाती है, ठीक है। तो ये ठीक इसी तरह यहाँ पे भी हो रहा है कि कॉइल में जब एयर जाएगी तो उसकी जो नमी है उसमें चिपक जाएगी थोड़ी सी, यानी कि जो वाटर का वेपर था वो ठंडा होके वाटर के लिक्विड में चेंज हो गया। अब जब लिक्विड में चेंज हो गया तो वो बूंद बूंद टपक के नीचे एक उसमें गिर रही है, ठीक है। पतीली कह लो या कुछ भी कह लो, ठीक है। उसमें जब गिर रही है तो इससे क्या हुआ कि अब जब एयर पास करेगी तो एयर तो ठंडी तो हो जाएगी, लेकिन साथ में उसके अंदर नमी की भी कमी होगी, यानी कि नमी जो है उसकी भी कमी हो रही है। तो यानी कि ऐसा प्रोसेस जिसमें मतलब कि नमी भी कम हो और टेम्परेचर भी कम हो, यानी कि ठंडी हो और नमी उसमें से निकले, ठीक है, यानी कि वाटर वेपर उसमें से निकले। तो ऐसे प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, कूलिंग विद डिह्यूमिडिफिकेशन। अब इसको हम लोग देख लेते हैं ऊपर, जिसमें 0 से 1, 0 से 2, 0 से 3 पूरी प्रोसेस लिखी है। उसमें देखते हैं कि कर्व की लाइन कहाँ जाएगी, ठीक है। तो इसमें क्या दिखाया गया, 0 से 5 है ना। तो 0 से 5 का क्या मतलब है कि एक तरफ हम लोग देख रहे हैं कि नमी भी कम हो रही है, एक तरफ हम लोग देख रहे हैं ड्राई बल्ब टेम्परेचर भी कम हो रहा है। तो 0 से 5 जिस तरफ दिखाया गया उससे हम लोग समझ रहे हैं कि हाँ, ये कि मतलब नमी भी कम हो रही है और ड्राई बल्ब टेम्परेचर भी कम हो रहा है, ठीक। तो ऐसे प्रोसेस को हम लोग मतलब जिसमें नमी भी कम हो और टेम्परेचर भी कम हो, उसी को हम लोग कहते हैं कूलिंग विद डिह्यूमिडिफिकेशन, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कूलिंग विथ ह्यूमिडिफिकेशन क्या होता है, ठीक है। तो इसको समझने के लिए उठा लो अपना कूलर और उसके बाद चला दो पंखा। जब हम लोग अक्सर देखते हैं जब हम लोग पंखा चलाते हैं तो जो ठंडक करता है वो कम ठंडा करता है इसके कि हम लोग साथ में पानी भी चला दें कूलर में, यानी कि कूलर में जब पानी के साथ जब हवा निकलती है तो और ज़्यादा हम लोग को ठंडी होकर मिलती है। अक्सर हम लोग ने ये चीज़ नोटिस की होगी, ठीक है। जो भी कूलर चलाते हैं वो चीज़ ये देखी होगी कि हाँ, जब भी मतलब कि कूलर और मतलब पंखा, यानी कि कूलर का मोटर चला दो और साथ में पानी चला दो तो उसमें से ठंडी ठंडी हवा निकलने लगती है। तो ठीक इसी तरह ये प्रोसेस है कि कूलिंग विथ ह्यूमिडिफिकेशन। ह्यूमिडिफिकेशन यानी कि हम लोग हवा में नमी डाल रहे हैं। जैसे कूलर में हम लोग मतलब जब पानी चलाते हैं तो उसमें क्या होता है, कूलर मतलब कि वो वाला एयर कूलर की बात कर रहा हूँ, ठीक है, जो हम लोग गर्मियों में अक्सर यूज़ करते हैं ठंडा करने के लिए, ठीक है, हवा लेने के लिए बस ठंडी ठंडी, ठीक है। तो उसमें जब हम लोग चिप चलाते हैं तो उसमें हम लोग देखते हैं कि पानी की बूंदें भी मतलब कुछ नमी होके पानी ठंडा होके निकल रहा हवा, ठीक है। तो ऐसी प्रोसेस जो कि ठंडी करे और साथ में उसमें नमी भी हो, यानी कि ऐसी प्रोसेस जिस जो कि एयर को ठंडा भी कर रही है, यानी कि पीछे जो एयर आ रही है उसको ठंडा भी कर रही है साथ में, और साथ में उसमें नमी भी डाल रही है। तो इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, कूलिंग विथ ह्यूमिडिफिकेशन। अब इसकी हम लोग इसमें बात कर लेते हैं ऊपर वाले चार्ट में, जिसमें 0 से 1, 0 से 2, 0 से 3 ऐसे डॉट 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 लिखा है, ठीक है। तो उसमें हम लोग देखेंगे 0 से लेकर 6 वाली जो प्रोसेस है वो है कौन सी हम लोग की हीटिंग, नहीं, 0 से 6 वो तो हीटिंग वाली हो गई, ठीक है। अब हम लोग जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं हम लोग कि कूलिंग विथ ह्यूमिडिफिकेशन, यानी कि 0 से हम लोग 7 की बात कर रहे हैं, ठीक है। जब 0 से हम लोग 7 की तरफ देखेंगे तो हम लोग देख रहे हैं कि ड्राई बल्ब टेम्परेचर, यानी कि जो एक्चुअल टेम्परेचर वो थोड़ा कम हो रहा है, यानी कि हम लोग को ठंडा महसूस हो रहा है। और साथ में हम लोग देख रहे हैं कि स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी यानी कि ओमेगा ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, यानी कि हम लोग को कुछ नमी मिल रही है। तो नमी और ठंडक दोनों एक साथ हम लोग जब कर्व में ये शो कर रहे हैं 0 से 7, वो हो गई हम लोग की कौन सी प्रोसेस, कूलिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन, यानी कि कूलिंग विथ ह्यूमिडिफिकेशन के साथ कूलिंग, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं हीटिंग विथ ह्यूमिडिफिकेशन, यानी कि गर्म भी हो रहा है और साथ में नमी भी आ रही है, ठीक है। तो इसके लिए बस अब क्या काम करना है कि हम लोग को जो मोटर में ठंडा पानी जैसे पानी फेंक रहा था उसी पानी की जगह एकदम खौलता हुआ गरम गरम पानी डाल दो, ठीक है। तो क्या होगा कि उसमें से हम लोग को गरम गरम हवा मिलेगी। तो हवा भी गर्म होगी और साथ में जब पानी गरम गरम गिरेगा ना तो उसमें नमी भी आएगी। तो नमी के साथ हम लोग को गर्म हवा मिल रही है। या फिर हम लोग एक इस पर अगर जो फोटो भेजा है उसमें देखना है तो हम लोग ने एक स्टीम सप्लाई किया है जिससे नोज़ल के ज़रिए से जो हॉट स्ट्रीम है, यानी कि पानी की बहुत गर्म, यानी कि ये कह लो
कि पानी का जो वाटर का वेपर है बहुत गर्मी जिसमें है, ठीक है, वो जब एयर के साथ मिलेगी तो एयर में नमी तो आई वाटर की वजह से, स्टीम की वजह से, और साथ में एयर बहुत गर्म भी हो गई, ठीक है। तो ऐसे प्रोसेस जिसमें गर्मी भी हो और साथ में नमी भी हो, ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग बोलेंगे हीटिंग विथ ह्यूमिडिफिकेशन, ठीक है। ये वाली प्रोसेस को अगर हम लोग देखते हैं वाले 0 से 1, 0 से 2, 0 से 3 वाली प्रोसेस में, ठीक है, वही वाली फ़ोटो अपना फिर से खोल लो। उसके बाद हम लोग देखेंगे तो ये वाले कहाँ पे, हीटिंग एंड विथ ह्यूमिडिफिकेशन 0 से 6 में, ठीक है। तो 0 से 6 में अगर हम लोग देखते हैं तो हम लोग देखते हैं कि स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी यानी कि जो नमी है वो बढ़ रही है और साथ में ड्राइबल टेम्परेचर भी बढ़ रहा है, ठीक है। यानी कि ड्राई टेम्परेचर यानी कि जो टेम्परेचर एयर का वो भी बढ़ रहा है एक्चुअल टेम्परेचर, और साथ में नमी भी बढ़ रही है। तो 0 से 6 वाली प्रोसेस क्या है, हम लोग की हीटिंग विथ ह्यूमिडिफिकेशन, ओके। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि हीटिंग विथ ह्यूमिडिफिकेशन कैसे होती है, ठीक है। तो इसमें मैंने एक फ़ोटो भेजा हो जिसमें एक मटेरियल लगा है हाइड्रोस्कोपिक मटेरियल का, जिसका नाम लिखा हो, मैंने एयर को अंदर भेजा, उसके बाद एयर बाहर निकली, ठीक है। तो इसको हम लोग प्रोसेस को समझते हैं, ठीक। तो सबसे पहले अगर हम लोग को ये समझना पड़ेगा कि हम लोग को अगर हम लोग बात करें कि एयर भाप कैसे बनती है, यानी कि अगर कोई लिक्विड है वो गैस में कैसे चेंज होती है, जब उसके अंदर हम लोग कुछ लेटेंट हीट देते हैं, ठीक है। और अगर हम लोग उसमें से लेटेंट हीट निकालें तो वो क्या होता है, गैस से लिक्विड चेंज हो जाता है कि नहीं, ये बात सब लोग मानने के लिए तैयार है। तो यानी कि हीट देने से किस में चेंज हो रहा है, गैस में, लिक्विड से गैस में, और हीट लेने से किस में चेंज हो रहा है, गैस से लिक्विड में, ठीक है। यानी कि अगर हीट हम लोग निकाल दे, अगर हीट हम लोग गर्मी उसको दे रहे, ठीक है, हीट टेम्परेचर उसका बढ़ा रहे, टेम्परेचर दे रहे, हीट दे रहे, ठीक, तो उसमें क्या काम होता है कि वो किस में चेंज हो रहा है, कि फिर से बता रहा हूँ कि अगर हम लोग हीट दे रहे हैं तो वो लिक्विड से गैस में चेंज हो रहा है, अगर हीट हम लोग निकाल रहे हैं यानी कि हीट वो छोड़ रहा है तो वो किस में चेंज हो रहा है, गैस से लिक्विड में, ठीक। तो यही काम यहाँ पे हुआ है कि एयर जो आई उसमें कुछ नमी थी, जो एयर उसमें आई तो जो हाइड्रोस्कोपिक मटेरियल है वो उसके अंदर की जो गर्मी है, यानी कि यूँ कह लो कि अंदर की गर्मी जब उसकी निकाल देता है, उसके बाद उस जो वाटर वेपर था वो, अब जो वाटर का वेपर था अब वो वेपर ना होकर लिक्विड में चेंज हो गया है, ठीक। अब जो लिक्विड में चेंज हुआ तो हीट कुछ उसकी निकली, तो जो हीट उसकी निकली है वही जाके हवा में ऐड हो गई, ठीक है, हवा में जुड़ गई, ठीक। फिर से कि एयर जब इसमें से हाइड्रोस्कोपिक मटेरियल से पास होती है तो उस एयर में कुछ नमी होती है, और नमी जब उसमें से जब पास करते हैं हम लोग तो जो नमी होती है वो गैस से लिक्विड में चेंज होती है। अब लिक्विड में चेंज हो रही है यानी ठंडी हो रही है, यानी कि हीट निकाल रही है। अब जो हीट निकाल रही है वही जाके एयर में ऐड हो जाता है, जिसकी वजह से एयर हॉट हो जाती है और जो मतलब कि नमी है वो कम हो जाती है। तो हम लोग इसी को कहते हैं क्या, हीटिंग विथ ह्यूमिडिफिकेशन, यानी कि नमी का कम हो रहा है और साथ में गर्मी आना। अब इसको हम लोग समझते हैं वही वाली फिगर 0 से 1, 0 से 2, 0 से 3, 3 और 4, ठीक, वाले में देखो फोटो में, ठीक। तो इसमें अगर हम लोग देखेंगे तो प्रोसेस कहाँ पे आ रही है, हीटिंग विद एंड ह्यूमिडिफिकेशन 0 से 8, ठीक। इसमें क्या हो रहा है कि हम लोग देखते हैं ड्राई बल्ब टेम्परेचर जो है उसका बढ़ रहा है, ठीक है, यानी कि टेम्परेचर हम लोग जान रहे हैं कि हाँ बढ़ रहा है और नमी कम हो रही है। तो ऐसी प्रोसेस जिसमें नमी कम हो और हीटिंग हो तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हीटिंग विथ डिह्यूमिडिफिकेशन, ओके। होप कि ये जितना भी सभी मैंने क्लियर किया सारा वो चीज़ अच्छे से समझ में आ जाएगा, कि ज़्यादा मुश्किल है ना, आराम से समझो कि आ जाएगा, पूरा क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, एकदम सिंपल है। और छोटा सा बस एक चार्ट से पूरा प्रोसेस हम लोग समझ सकते हैं, ठीक है। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूज़न आती है तो आप लोग पूछ लेना, ठीक है। अब हम लोग अपना अगले टॉपिक को देख लेते हैं, ठीक है। इसमें है रूम सेंसिबल हीट फैक्टर, इफेक्टिव रूम सेंसिबल हीट फैक्टर, उसके बाद ग्रैंड सेंसिबल हीट फैक्टर। इसमें हम लोग को कुछ ज़्यादा नहीं जानना है, बस खाली हम लोग सिंपल रेशियो को जानेंगे, जिसकी वजह से हम लोग डायरेक्ट सिंपल रेशियो बता के लिख देंगे, ठीक है। तो इसमें मैंने फ़ोटो भेज दिया, उससे आप लोग एकदम अच्छे से समझ सकते हैं। पहला क्या है, किस वो सेंसिबल हीट फैक्टर क्या होता है, ठीक है। तो ये क्या होता है कि रेशियो तो अनुपात होता है किसका, सेंसिबल हीट और किसके, टोटल हीट के, ठीक है। तो सिंपली हम लोग कहे सेंसिबल हीट और टोटल हीट के रेशियो को हम लोग क्या बोलते हैं, सेंसिबल हीट फैक्टर, जिसका फॉर्मूला होता है SH, यानी कि सेंसिबल हीट अपॉन टोटल हीट क्या होगी, सेंसिबल हीट प्लस लेटेंट हीट, ठीक। तो ये हो गया पहला। फिर अगला हम लोग बात करते हैं रूम सेंसिबल हीट क्या होती है, ये भी रेशियो होता है किसका, रूम सेंसिबल हीट टू और किसके, रूम टोटल हीट, यानी कि रूम सेंसिबल हीट और रूम टोटल हीट का। फिर वही फार्मूला RSH, यानी कि रूम सेंसिबल हीट अपॉन टोटल, यानी कि रूम टोटल हीट क्या होगी, कि रूम सेंसिबल हीट प्लस रूम लेटेंट हीट,
ठीक है। तो ये अगला फार्मूला हो गया। फिर अगला देखते हैं ग्रैंड सेंसिबल हीट क्या होता है, कि ये भी बस सिंपल रेशियो होता है किसके, कि ग्रैंड टोटल हीट, ठीक, यानी कि हम लोग सीधे बोले तो टोटल सेंसिबल हीट अपॉन ग्रैंड टोटल सेंसिबल हीट, ठीक। तो टोटल सेंसिबल हीट क्या है, हम लोग यहाँ पे देखेंगे आर एस एच प्लस ओ ए एस एच अपॉन आर एस एच प्लस ओ ए एस एच प्लस आर एल एच प्लस ओ ए एल एच, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूले में हम लोग सीधे, अगर अगले पेज पे जो फोटो भेजा हो उसमें सीधे सीधे लिखा है कि आर एस एच क्या होता है, कि रूम सेंसिबल हीट। उसके बाद ओ ए एस एच क्या होता है, आउटसाइड एयर सेंसिबल हीट, ठीक। उसके बाद आर एस एच क्या होता है, रूम सेंसिबल हीट। उसके बाद ओ ए एस एच मैंने बता दिया। उसके बाद आर एल एच यानी कि रूम लेटेंट हीट। उसके बाद ओ ए एल एच क्या होता है, आउटसाइड एयर लेटेंट हीट, ठीक। तो इसी तरह डायरेक्ट लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद हम लोग इफेक्टिव रूम सेंसिबल हीट फैक्टर की बात कर लेते हैं। ये भी सीधे इफेक्टिव रूम सेंसिबल हीट और इफेक्टिव रूम टोटल हीट का रेशियो होता है, ठीक है। इसमें अगर हम लोग देखेंगे तो बस वही रेशियो आ गया। उसके बाद रेशियो क्या बना है, ई आर एस एच अपॉन ई आर एस एच प्लस ई आर एल एच, ठीक है। यानी कि इफेक्टिव रूम सेंसिबल हीट अपॉन इफेक्टिव रूम सेंसिबल हीट प्लस इफेक्टिव रूम लेटेंट हीट, ठीक है। अब ये इफेक्टिव रूम सेंसिबल हीट क्या होता है, उसके आगे हम लोग ये भी फॉर्मूला देख लेंगे। तो आर एस एच प्लस ओ ए एस एच इंटू बी पी एफ, यानी कि रूम सेंसिबल हीट प्लस आउटसाइड एयर सेंसिबल हीट इंटू बाईपास फैक्टर, ठीक है। इसी तरह और देखेंगे तो आर एच एल यानी कि ई आर एल एच, यानी कि क्या हो गया, इफेक्टिव रूम लेटेंट हीट क्या होती है, रूम लेटेंट हीट प्लस आउटसाइड एयर लेटेंट हीट इंटू बाईपास फैक्टर। उसके बाद ई आर टी एच देखेंगे तो इफेक्टिव रूम लेटेंट हीट हो गया। उसमें क्या फॉर्मूला बनेगा, इफेक्टिव रूम सेंसिबल हीट प्लस इफेक्टिव रूम लेटेंट हीट। उसका बी एफ का हम लोग ने देख लिया कि बी पी एफ का मतलब बाईपास फैक्टर होता है। इसी तरह ये भी समझ लो चैप्टर कंप्लीट। अब हम लोग एक और चीज़ ये बचा है कि अप्रेटिस ड्यू पॉइंट टेम्परेचर क्या होता है। ये भी कोई कुछ नहीं, सीधा हम लोग बस बात कर सकते हैं। ये ड्यू पॉइंट टेम्परेचर होता है किसका, कूलिंग कॉइल की, ठीक है। यानी कि जो भी हम लोग कॉइल का इस्तेमाल कर रहे हैं उसके अंदर से रेफ्रिजरेंट जब पास कर रहा है तो उसका जो कूल कर रहा है, जो जितना कूल कर रहा है, बस वही कूलिंग ड्यू पॉइंट टेम्परेचर ही को हम लोग क्या बोलते हैं, अप्रेटिस ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। बस इसमें इतना ही बताया गया, ठीक। तो ये हो गया हम लोग का पूरा। और उसके बाद इसमें एक और हेडिंग बची है कि प्रोसेस ऑफ हीटिंग लोड कंडीशन इन डिटेल, ठीक है। तो केवल ये एक मतलब कि हेडिंग बची है इसमें, इसको हम लोग फिर कभी देखेंगे, ठीक है। क्योंकि इसमें काफ़ी किचिर पिचिर लग रहा है तो समझने में थोड़ा मतलब देख के मन नहीं कर रहा समझने का, ठीक है। तो फिर कभी मतलब क्लास के बीच में ऐसी अगर समझ में आएगा अच्छे से तो एक्सप्लेन कर दूंगा उसको भी, ठीक है।